दोस्तों कहते हैं कि किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसान ही देती है। अब चाहे वो आपकी कोई आदत हो या आपकी किसी भी चीज को लेकर सोच, इंसान की सोच की शक्ति ही हमें किसी भी जानवर से अलग बनाती है। लेकिन ये शक्ति ही कभी कभी हम पर भारी भी पड़ जाती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नक्सलवादी कौन है, कैसे ये भारत के लिए परेशानी की वजह बने, कौन है माओवादी लोग, कौन है कार्ल मार्क्स, भारत में कैसे लगाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर रोक, भारत से कैसे जुड़े हैं ये लोग और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भारतीय सरकार ने लगाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर रोक। आइए आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको दें, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली बातें हम आपको ये बताएं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, ये भारत में कब आया या फिर इसका इतिहास क्या है। चलिए इससे पहले हम आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बता देते हैं ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग जाए कि आने वाले समय में ये भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है। नंबर 1, गृह मंत्रालय के मुताबिक 2020 में भारत के कुल 2258 नक्सली संबंधी घटनाएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 764 मौतें हुई। इनमें से ज्यादातर घटनाएं यानी कि 1824 सिर्फ 5 राज्यों में हुई, जो हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों में भी सबसे ज्यादा मौतें जो कि 651 हैं, इन्हीं 5 राज्यों में हुई हैं। नंबर 2, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे नक्सलवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन है जो सरकार को उखाड़ फेंकने और भारत में एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की वकालत करता है। नंबर 3, इस आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में नक्सलबाड़ी के पश्चिम बंगाल गांव में हुई, इसलिए इसका नाम नक्सलवाद पड़ा। नंबर 4, भारत में नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार मेन ग्रुप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे 2009 में बैन कर दिया गया था। नंबर 5, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्यों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ नक्सलवाद भारत के लगभग 20 राज्यों में फैल गया है। नंबर 6, आंदोलन सरकारी अधिकारियों, पुलिस और नागरिकों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सालों में हजारों मौतें हुई। नंबर 7, भारत सरकार ने नक्सलवाद को देश के सामने सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में वर्गीकृत किया है। नंबर 8, भारत के गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की घटनाएं की संख्या 2016 में 2258 से घटकर 2020 में 1136 हो गई है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी 2016 में 729 से घटकर 2020 में 371 हो गई। नंबर 9, जियोग्राफिक स्प्रेड के टर्म्स में छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हिंसा से लगातार सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं। हालांकि हाल के सालों में इन राज्यों में वामथम्पी उग्रवाद की घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। छत्तीसगढ़ में 2016 में 336 घटनाओं से घटकर 2020 में 213 हो गई है। झारखंड में 2016 में 678 घटनाओं से घटकर 2020 में 163 हो गई है और ओडिशा में 2016 में 480 घटनाओं से घटकर 2020 में 118 हो गई। नंबर 10, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए LWE कैडरों की संख्या में भी कमी आई है। 2016 में 4246 कैडरों को पकड़ा गया और 2020 में 1944 को पकड़ा गया। नंबर 11, हम आपको बता देते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में सबसे बड़ा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जिसके अनुमानित 8000 से 10000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक तरह की राजनीतिक विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रेफर करता है जो मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सोशल कंडीशंस की एक रेडिकल क्रिटिसिज्म और इन स्ट्रक्चर्स में फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत में विकास रखता है। इसमें आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक समानता, स्टेब्लिश अथॉरिटी और हेरारकी का विरोध और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए समर्थन शामिल है। LWE ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स में मार्क्सवादी, लेनिनवादी, समाजवादी और एनार्चिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये ग्रुप्स अक्सर पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सिस्टम की स्थापना की वकालत करते हैं। कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हिंसा और आतंकवाद से जुड़े रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स शांतिपूर्ण तरीकों से अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इतिहास देखिए दोस्तों, हमने अभी तक आपको नंबरों के सहारे बताया कि कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत और भारतीय सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं
कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, कैसे ये भारत में आया और कैसे ये इतना ज्यादा भारत में फैल गया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे भारत में नक्सलवाद के रूप में भी जाना जाता है, का भारत में एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हिंसा साधनों के इस्तेमाल की वकालत करती है। विशेष रूप से मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस कम्युनिटीज के लिए नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के दशक के आखिर में देखी जा सकती है, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के एक समूह ने पार्टी से नाता तोड़ लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी से इंस्पायर थी, का गठन किया। चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में इस ग्रुप का मानना था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी विचारों से इंस्पायर थी, पर्याप्त रूप से क्रांतिकारी नहीं थी और भारत में सच्चा बदलाव लाने का इकलौता तरीका सशस्त्र संघर्ष यानी कि आर्म्ड स्ट्रगल था। 1967 में नक्सलियों, जैसे कि वे जाने जाते थे, पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण इलाकों यानी रूरल एरियाज में, वो भी खासकर नक्सलबाड़ी के एरिया में विद्रोह की एक सीरीज शुरू हो गई थी। इन विद्रोहों का सरकार द्वारा गंभीर दमन किया गया और कई नक्सली नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि नक्सलवाद की विचारधारा फैल गई और 1970 के दशक तक आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा के साथ साथ भारत के कई दूसरे राज्यों में नक्सली समूह सक्रिय थे। 1970 और 1980 के दशक के दौरान नक्सली समूहों ने सरकार के खिलाफ कई हिंसक हमले किए, जिनमें राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों की हत्याएं, साथ ही बम विस्फोट और सरकारी संपत्ति पर हमले शामिल थे। नकेल कसने के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कठोर रुख अपनाया। इसी की वजह से कि सारे और काफी बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन हुआ, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर और कम्युनिटीज का फोर्स डिस्प्लेसमेंट शामिल है। अब 1990 के दशक में नक्सली आंदोलन में बदलाव आया। कई समूहों ने बदलाव लाने के लिए हिंसक साधनों का इस्तेमाल करने के बजाय जन लामबंदी यानी कि मास मोबिलाइजेशन और ग्रामीण समुदायों को ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। ये बदलाव काफी हद तक नक्सली नेताओं की एक नई पीढ़ी के प्रभाव की वजह से था, जो एक जन आंदोलन बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे और आर्म स्ट्रगल में कम रुचि रखते थे। इस बदलाव के बावजूद हिंसक हमले करना जारी रखा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और जहां सरकार की उपेक्षा और सत्ता के गलत इस्तेमाल का इतिहास रहा है। हाल के सालों में सरकार और नागरिक समाज द्वारा नक्सली समूह के साथ बातचीत करने और उनकी शिकायतों के मूल कारणों को दूर करने की कोशिशें की गई हैं। हालांकि स्थिति जटिल बनी हुई है और भारत में नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट, आपने अभी वीडियो में मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और माओइस्ट के बारे में सुना है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये तीनों कौन थे और इनका भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्क्सिस्ट के बारे में। मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा डेवलप एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है। ये इस विचार पर आधारित है कि समाज को प्रोडक्शन के साधनों से उनके संबंधों के आधार पर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास, जो प्रोडक्शन के साधनों के मालिक होते हैं, वो वर्किंग क्लास का शोषण करते हैं। मार्क्सवाद का मानना है कि कैपिटलिज्म वर्किंग क्लास पर अत्याचार करता है और उनसे उनके हक छीनता है। इनका कहना है कि रेवोल्यूशन और एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंक सकता है और एक क्लासलेस सोसाइटी बना सकता है, जहां प्रोडक्शन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण पूरी तरह से कम्युनिटी के पास हो। मार्क्सवाद दूसरी तरह से उत्पीड़न की भी आलोचना करता है, जैसे कि पैट्रियार्की, रेसिज्म और इंपीरियलिज्म, ये तर्क देते हुए कि वे आपस में जुड़े हुए हैं और अक्सर कैपिटलिस्ट क्लास और अक्सर कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा श्रमिक वर्गों को डिवाइड करने और जीतने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स ने इसके विचारों और सिद्धांतों को अपनाने के साथ मार्क्सवाद का राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसकी भारी आलोचना भी हुई है, विशेष रूप से इसकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज और कुछ सोशलिस्ट स्टेट्स की अपने आदर्शों पर खरा उतरने में विफलता के लिए। चलिए अब बात करते हैं लेनिनिस्ट के बारे में। व्लादिमीर लेनिन 1917 से 1924 में अपनी मृत्यु तक एक रूसी कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन और सोवियत संघ के हेड थे। वो एक मार्क्सवादी और बोल्शेविक पार्टी के सदस्य थे, जो बाद में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। लेनिन को 20वीं शताब्दी के महानतम राजनेताओं में से एक माना जाता है और उन्हें 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है।
जिसने रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। लेनिन का मानना था कि सोवियत संघ दुनिया भर में दूसरे समाजवादी क्रांतियों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा और आखिर में सभी समाजवादी बन जाएंगे। आपको बता दें कि लेनिन एक राजनीतिक विचारधारा है जो लेनिन के विचारों और शिक्षाओं पर आधारित है। ये समाजवादी क्रांति प्रोलेटारिएट की तानाशाह और प्लान्ड इकोनॉमी की स्थापना की तरफ कमिटमेंट की विशेषता है। लेनिनवाद भी एक मोहरा पार्टी या हाईली ट्रेन्ड और डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरीज के एक छोटे समूह के महत्व पर जोर देता है जो श्रमिक वर्ग को जीत की ओर ले जाएगा। लेनिनवाद का सोवियत संघ और दुनिया के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने दुनिया भर में कई समाजवादी क्रांतियों को प्रेरित किया है और चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया के साथ साथ दूसरे कई देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का आधार रहा है। हालांकि इसका अथॉरिटेरियन नेचर और नागरिक स्वतंत्रता की कमी के लिए कई आलोचनाएं भी की गई हैं। आइए आखिर में बात करते हैं माओइस्ट के बारे में। माओवाद, जिसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ जेडोंग थॉट के रूप में भी जाना जाता है, एक राजनीतिक विचारधारा और चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग द्वारा डेवलप स्ट्रेटेजीज का समूह है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि समाजवादी क्रांति में अर्बन प्रोलेटारिएट के बजाय किसानों को प्राइमरी रेवोल्यूशनरी फोर्स होना चाहिए। माओवाद लगातार क्रांति की प्रक्रिया के माध्यम से एक समाजवादी समाज की स्थापना की वकालत करता है जिसमें पूंजीपति वर्ग को दबाने और समाज को बदलने के लिए लोगों की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में भूमि सुधार, सामूहिक खेतों की स्थापना और लेबर काउंसिल की स्थापना जैसी नीतियों की एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। माओवाद कल्चर रेवोल्यूशन के महत्व पर भी जोर देता है जिसमें पूंजीवाद वर्ग के मूल्यों और विचारों को चुनौती दी जाती है और उन्हें प्रोलेटारिएट के साथ बदल दिया जाता है। यह अक्सर प्रोपोगेंडा, एजुकेशन और रेवोल्यूशनरी कल्चर के प्रचार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। माओवाद का दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास पर, विशेष रूप से बड़ी ग्रामीण आबादी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वाले देशों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसे पेरू की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि शाइनिंग पाथ, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी के साथ साथ दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा अपनाया गया है। रीजन्स अफेक्टेड बाय नक्सल वायलेंस इन इंडिया। आइए भारत में नक्सली हिंसा के प्रभावित जगहों के बारे में आपको बताते हैं। कई दशकों से नक्सली हिंसा ने भारत में कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। नक्सली आंदोलन, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत सरकार के खिलाफ लंबे समय से विद्रोह में शामिल है। नक्सली हिंसा में प्रभावित मुख्य क्षेत्रों में से एक सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर है जो सेंट्रल और ईस्टर्न भारत में राज्यों का एक बेल्ट है जो देश के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों का एक बड़ा प्रतिशत है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में नक्सली हिंसा के कारण हजारों लोगों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। साथ ही नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों की मृत्यु हुई है। हिंसा का इन जगहों की इकोनॉमीज पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। कई बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज ने उग्रवाद के कारण होने वाली सुरक्षा और इंस्टेबिलिटी के कारण सेफर एरियाज में रिलोकेट होने का विकल्प चुना है। नक्सली हिंसा से प्रभावित दूसरी जगहों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य शामिल है, जहां हाल के सालों में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। इन राज्यों में नक्सलियों ने सड़कों, पुलों और बिजली लाइनों के साथ साथ सरकारी और निजी दोनों बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिससे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन और डैमेज हुआ है। ऊपर बताए गए राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के साथ साथ भारत के दूसरे हिस्सों में भी नक्सली हिंसा की सूचना मिली है, जबकि हिंसा की तेजी एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग हो सकती है। नक्सलियों द्वारा उत्पन्न खतरा इन सभी क्षेत्रों में सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए सरकार ने उठाए कौन से कदम? आइए बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जो सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए उठाए हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस। सरकार ने LWE ग्रुप्स के खिलाफ कई सुरक्षा अभियान चलाए हैं, जिनमें ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन ऑल आउट शामिल है। इन ऑपरेशंस में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लीडर्स और ऑपरेटिव्स को ट्रैक करने के लिए हवाई और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली संपत्तियों का इस्तेमाल शामिल है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। सरकार ने सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ LWE अफेक्टेड एरियाज में
कई विकास पहलू को भी लागू किया है। इन इनिशिएटिव्स का एम उन अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को संबोधित करना है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में योगदान करते हैं, और उन लोगों के लिए वायलेंस का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन। सरकार ने राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों की क्षमताओं को मॉडर्नाइज बनाने और मजबूत करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। इसमें नए हथियारों और इक्विपमेंट के एक्विजिशन के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स में पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शामिल है। सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज। सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को सरेंडर करने और समाज की मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए एनकरेज करने के उद्देश्य से कई नीतियों को भी लागू किया है। इन नीतियों में कैश इंसेंटिव्स और समर्थन के दूसरे रूपों के साथ साथ सरेंडर करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स शामिल हैं। डायलॉग और नेगोशिएशंस। सरकार ने हिंसा को खत्म करने की कोशिश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स के साथ बातचीत में शामिल होने की भी कोशिश की है। हालांकि इन कोशिशों को मिली-जुली सफलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स अपनी एक्टिविटीज को बंद करने और शांति वार्ता में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। लीगल मेजर्स। सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस करने के लिए कई कानूनी उपाय भी किए हैं, जिसमें LWE को हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने के साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप से संबंधित संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करने वाले कानून शामिल हैं। कुल मिलाकर इन उपायों ने पिछले कई दशकों में भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है। जबकि इन ग्रुप्स का खतरा देश के कुछ हिस्सों में मौजूद है, सरकार ने इस मुद्दे में प्रगति की है। इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म किया गया। आइए बात करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए भारतीय सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जड़ से उखाड़ फेंका। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोन काउंसिल में राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले मुख्यमंत्रियों की कोलकाता में हुई बैठक में LWE पर कुछ जरूरी बातें कही गई। शाह ने बताया कि ईस्टर्न रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने डेटा के साथ बताया कि पूरे भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी घटनाओं और मौतों में कमी आ रही है। 2018 में 833 घटनाओं के परिणाम स्वरूप 240 मौतें हुई। ये 2021 में घटकर 509 घटनाएं और 147 मौतें हो गई। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करने वाले सुरक्षा तंत्र का अत्याधुनिक पुलिस बल राज्यों का पुलिस बल है, जिसे सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस और फंड्स का सपोर्ट मिला है। इस कॉन्टेक्स्ट में राज्यों द्वारा शुरू की गई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज और भारत सरकार की फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट द्वारा बैकस्टॉप किए गए परिणाम सामने आए हैं। 2018 से 2021 के बीच 2295 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने सरेंडर किया। यहाँ रियल गेम चेंजर भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है, जिसने पोटेंशियल रिक्रूट्स को एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव दिया है। भारत का इकोनॉमिक माइग्रेशन ज्यादातर टेम्परेरी या साइक्लिकल माइग्रेशन है। भारत सरकार के सैंपल सर्वेस पर आधारित रिसर्च का अनुमान है कि सर्कुलर माइग्रेशन परमानेंट माइग्रेशन से 2017 के इकोनॉमिक सर्वे की समराइज्ड स्टडीज में कहा गया है कि प्रवासी 17% से 29% वर्कफोर्स के बीच है। पूर्ण रूप से ये काम करने के लिए कम पीरियड के लिए 100 मिलियन या उससे ज्यादा लोगों के पलायन तक चलता है। सर्वे में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी 3 बातें कही गई हैं। लैंग्वेज इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए बाधा नहीं है। सर्कुलर माइग्रेशन में यूथ की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और वुमेन का प्रपोर्शन भी बढ़ रहा है। वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स और NCR में उभरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को पैदल सैनिकों से वंचित करने वाले मुश्किल आयाम हैं। झारखंड, ओडिशा, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इकोनॉमिक माइग्रेशन देखा गया है। भारत ने वामथंपी उग्रवाद का मुकाबला करने की दिशा बदल दी है, लेकिन अगर लड़ाई के लाभों को कंसोलिडेट करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भविष्य के किसी भी रणनीति के सामने और केंद्र होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नींव है जिस पर भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों खतरों से सुरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।